नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस टाइम हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सेंट्रल ऑफिस के सामने खड़े हैं। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एलएलबी किए हैं। फिलहाल हम इनका परिचय नहीं देंगे, अपना परिचय खुद देंगे। हम इनसे आज कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर, पहले अपने परिचय बताइए। जी, मेरा नाम संतोष कुमार त्रिपाठी है और मैं लॉ स्कूल बीएचयू का पूर्व छात्र रहा हूँ। 2021-24 का सत्र का स्टूडेंट रहा हूँ। जी सर। सर, ये बताइए, जैसे जो स्टूडेंट यहाँ से एलएलबी करना चाहता है, तो क्या स्कोप है एलएलबी बीएचयू से करने से? देखिए, स्कोप बहुत अच्छा है और मैं समझता हूँ कि बीएचयू का जो लॉ है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर चीज़ें ये हैं कि आपको लॉ के साथ-साथ जो है, आपको यहाँ पर सामाजिक चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी कि समाज में आपको किस प्रकार से अपने आचरण, व्यवहार और लोगों के साथ घुलना-मिलना। सबसे बड़ी बात तो यहाँ का शुद्ध वातावरण और लॉ के स्कोप में अगर हम जाते हैं, तो लॉ के स्कोप में आपके पास एक तो यहाँ पर चीज़ें मैं कहूँगा कि जुडिशियरी के लिए थोड़ा-सा मेहनत पड़ जाती है, आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। हाँ सर, इसको तो जजों की फैक्ट्री बोलते हैं ना बीएचयू को। बिल्कुल, चूँकि जो हमारे यहाँ का सिलेबस है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी उम्दा है, किंतु यहाँ पर जो क्लासेस का आपको मैंडेटरी है 70% अटेंडेंस, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी रूल है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको चलना पड़ेगा और चीज़ें ये हैं कि आपको फिर एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा प्रिपरेशन के लिए। आप अगर चाहें कि हमारा क्लास भी हो जाए और जुडिशरी की तैयारी भी हो जाए, तो ये संभव नहीं है। हाँ, आपके लिए यानी अतिरिक्त में आपको मेहनत करना पड़ेगा, खुद के नोट्स जो है प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ऐसे तमाम चीज़ें हैं। हाँ, प्रोफ़ेसर हैं यहाँ पर गाइड कर सकते हैं आपको। हाँ, गाइड करने के अलावा जो है चीज़ें जो है बता सकते हैं कि कैसे से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बाकी यहाँ पर अदर सोर्सेस यहाँ पर और आपको कुछ मिलने वाला नहीं है कि यहाँ पर प्राइवेट कंपनी आए और आपको ले जाए। ऐसी कोई यहाँ पर जो है डेवलपमेंट नहीं है विश्वविद्यालय में। सर, कुछ हम एलएलएम के बारे में चर्चा करें। जैसा कि आपने एलएलएम का एंट्रेंस बीएचयू का भी क्रैक किया है, तो जैसे जो स्टूडेंट यहाँ से एलएलएम करना चाहते हैं, तो क्या स्कोप है, यहाँ फीस कितनी लगती है और मतलब एंट्रेंस का सिलेबस वगैरह कैसे रहता है, तो कुछ बताइए इसके बारे में। देखिए, एलएलबी में टोटल अगर हम ऐसे देखें सब्जेक्ट तो लगभग आपको 50 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे अगर कुल मिलाकर के पूरे एलएलबी की बात कर लें। जी। और प्रत्येक विषय से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। ये इसमें आप अगर कोशिश करें कि आपके मन में ये है कि भारतीय संविधान से क्वेश्चन अधिक पूछ पूछ दिए जाएँगे या आईपीसी अभी तो वर्तमान में जो 3 नए कानून हैं, तो अब 3 कानून और ऐड कर लीजिए और मैं कहूँगा वही 50 तो आपका आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और नए कानून आपके भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और क्या कहलाता है आपका जो है एविडेंस 2023 का। तो अब ये तीनों भी कानून से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं जी। और इनको आप हल्के में मत लीजिए, जो भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं एलएलएम एंट्रेंस के लिए। और दूसरी चीज़ एलएलएम बीएचयू में मैं कहूँगा 3 प्रकार का होता है और ए एलएलएम जर्नल होता है, एलएलएम एचआर होता है, स्पेशल लॉ होता है और सबकी अलग-अलग फीस निर्धारित है। तो सर, जर्नल ये तीनों का अलग-अलग होने का क्या डिफरेंस है इसमें तीनों में? देखिए, तीनों का ये है कि आप जो है कम समय में वही डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, उसकी फीस बशर्ते अधिक कम होती समय है। में मतलब सर कितने ईयर का है? 1 ईयर का, 2 ईयर क्या होता है? बिल्कुल, 1 ईयर का होता है, स्पेशल लॉ जो है 1 ईयर का है और जहाँ तक मुझे पता है कि 60,000 रुपए उसकी फीस यहाँ पर निर्धारित की गई है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जी। और ह्यूमन राइट्स वाले में मुझे जहाँ तक पता है 30 से 32,000 रुपए उसका लगता है और एलएलएम जर्नल की ऑलरेडी बहुत कम सीट होती है और एलएलएम जर्नल में अगर किसी का होता है, ये 2 साल का होता है आपका और तो इसमें आपका जो है मुश्किल से 6,000 से 7,000 फीस है। इसमें कोई ज़्यादा फीस है नहीं पर इसकी सीट जो है बहुत कम है। जी सर। जी। तो सर, जैसे एलएलएम कोई यहाँ से करता है, तो क्या हॉस्टल वगैरह प्रोवाइड होता है कि नहीं यहाँ? हाँ, एलएलएम अगर आपकी रैंक अच्छी है और मैं समझता हूँ कि 215 के आस-पास आपके मार्क्स हैं। मैं कहूँगा कि जर्नल की बात कर रहा हूँ मैं। 215 के प्लस मार्क्स हैं 215, 210 तो मैं समझता हूँ डेफ़िनेटली आपको हॉस्टल मिलेगा। आपकी एकदम सियोरिटी पक्की और सबसे बड़ी बात डिपेंड करता है कट ऑफ के ऊपर, कि आपका कट ऑफ कितना जा रहा है, इम्पोर्टेंट ये है। हाँ, अच्छा सर, ये एक क्वेश्चन ये था, क्या एलएलबी के बाद एलएलएम करना वर्थ रहता है कि हाँ, कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं करने से? देखिए एलएलएम आप कर रहे हैं तो आप ये एक चीज़ें ये है कि आप एकेडमिक एकेडमिक में निरंतर तौर पे बने रहेंगे, सबसे पहली बात ये।
चूँकि आपका एलएलएम की अवस्था में आपके ऊपर कई ऐसे चूँकि छात्र होते हैं जो है गरीब घर के होते हैं, उनकी स्थिति सही नहीं होती है, तो फैमिली वालों का कहीं न कहीं एक प्रेशर होता है कि आप जो है जल्द से जल्द जॉब ले लीजिए और दबाव बनता है छात्र के ऊपर। तो मैं समझता हूँ दबाव नहीं लेना चाहिए, वो सब समय की चीज़ें हैं और कोई भी चीज़ समय से ही प्राप्त होती है। बस आप जो है परिश्रम करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। तो कुल मिलाकर के बात ये है एलएलएम का एक फ़ायदा ये होगा कि आप जो है नेट जेआरएफ करके चीज़ें ये हैं कि आप प्रोफ़ेशनल लाइन को जो है जॉइन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि एलएलएम में आपकी रेगुलर तैयारी बनी रहेगी और आप एकेडमिक में निरंतर तौर पे बने रहेंगे। तो ये चीज़ें हैं और आप तैयारी करते रहिए जुडिशरी की सबसे अच्छा बहुत अच्छा सर, जो एलएलएम कर लेता है तो मैक्सिमम कितना जॉब उसका मतलब सैलरी मिल सकता है अगर एलएलएम करता है तो? ये देखिए डाउट रहता है सबके अंदर। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। देखिए एलएलएम ऐसे तो आप प्राइवेट लॉ कॉलेज भी हैं तो उधर भी आप जा कर के जॉइन कर सकते हैं। अगर आपके अंदर योग्यता है देखिए लॉ एडवाइज़र की भी वैकेंसी निकलती है। लीगल लीगल एडवाइज़र की अभी आप देखिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी निकल रही है और तमाम ऐसी वैकेंसी है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या लॉ का अगर कोई भी बच्चा होगा कि वो लॉ करने के बाद खाली बैठेगा। मैं कह रहा हूँ अगर वो प्रैक्टिस भी कर लेगा कोर्ट में तो एट लीस्ट अपना जो है जीवन यापन जो है आराम से कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा सर, जैसे बीएचयू में देखा जाए, बीएचयू के स्टूडेंट प्रैक्टिस लाइन में बहुत कम जाते हैं। तो क्या बीएचयू से लॉ करने कोई स्टूडेंट सोच रहा है बीएचयू से लॉ करने के लिए, और उसके बाद प्रैक्टिस लाइन में जाना चाहता है, तो उसके लिए फ़ायदा हो करेगा कि नहीं करेगा? क्या रहेगा? देखिए थोड़ा-सा कठिनाइयाँ होती हैं चूँकि किताबी ज्ञान अलग है और प्रैक्टिस में जब आप उतरते हैं तो आपका वहाँ पर किताबी और प्रैक्टिस में बहुत अंतर ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। जो किताब में लिखा हुआ है वो कुछ और होता है और वास्तविकता में जब आप प्रैक्टिस में जाएँगे वहाँ कुछ और होगा। तो चीज़ें मैं कहूँगा थोड़ी-सी कठिनाइयाँ होती हैं, पर ऐसा भी नहीं है कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। आप लॉ करके जाइए, आपके पास जो है पूरी अपॉर्च्युनिटी रखी हुई है, आपका पूरा जो है समय है आपके पास कि आप जो है आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं कि विश्वविद्यालय के कई पूर्व छात्र जो हैं, अच्छे-अच्छे राज्यों में, अच्छे-अच्छे ज़िलों में जो है न्यायाधीश बन कर के गए हैं। और कई हमारे जो है भूतपूर्व छात्र जो है एडवोकेट हैं, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर जो है किसी भी राज्य का हाई कोर्ट हो या जिला कोर्ट हो, तो तमाम जगह हमारे अपने विश्वविद्यालय के ही छात्र हैं, हमारे परिवार के ही महामना के मानस पुत्र हैं, तो कहीं से भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर किसी के मन में ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो एकदम जो है इस पर जो है दुविधा उनके मन में नहीं होनी चाहिए। तो सर आप अपने बारे में नहीं बताइए, आप कहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मेरा प्रैक्टिस तो मैं अगर कहूँगा तो मेरा प्रैक्टिस चल रहा है मेरा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो है प्रैक्टिस चल रहा है और मैं वाराणसी में भी जिला कोर्ट में भी जो है जाता आता रहता हूँ। निरंतर तौर पे जो है आवाज़ लीगल तरीके से जो है लड़ाई को लड़ता हूँ, चाहे वो विश्वविद्यालय प्रशासन के अगेंस्ट हो या कोई व्यथित पक्षकार मदद के लिए आ गया, तो मदद करना चाहिए। अगर हम इस फ़ील्ड में हैं तो हमारी ये प्रथम तौर पर ज़िम्मेदारी है कि हम जो है उन्हें जो है निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार के तहत जो है उनको बताएँ, उनको एडवाइस करें, उन्हें गाइड करें और बहुत ये ज़रूरी होता है, समाज के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। आप भी जागरूक होंगे और दूसरी चीज़ आप समाज के प्रत्येक नागरिक को जागरूक करने की कोशिश करें कि आपके कानून में क्या-क्या फंडामेंटल राइट्स हैं। सर अभी आप ही के मार्गदर्शन में कुछ यहाँ बीएचयू में मैटर पेड़ से रिलेटेड हो गया था, कटने का, बीसी का, तो इसका क्या मामला है? आप ही के द्वारा कुछ किया गया था इसमें? देखिए, इस समय जो है मेरे द्वारा तो नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि हमारे जो है भूतपूर्व छात्र जो है सौरभ तिवारी भैया जी। और चूँकि लॉ स्कूल के भूतपूर्व छात्र हैं और वर्तमान में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। तो चीज़ें ये हुई कि मामला यहाँ से प्रारंभ हुआ कि कुछ छात्र यहाँ धरने में बैठे थे और धरने में बैठने का उनका रीज़न यही था कि पेड़ों की निरंतर कटाई हो रही थी। निरंतर कटाई हो रही थी पर उसमें वास्तविकता ये थी कि जो धरने पर बैठे थे छात्र, वो जो है उन पेड़ों के कटाई के विषय में मांग कर रहे थे, अवैध कटाई बता रहे थे जिसमें जो है विश्वविद्यालय ने अनुमति ले रखी थी। सच्चाई ये है। और उसको चूँकि चीज़ें ऐसी आई हम लोगों के संज्ञान में चीज़ें आई, हम लोगों ने एविडेंस इकट्ठा किया। चूँकि आप जब लीगल चीज़ में जाएँगे, लीगल फ़ील्ड में जाएँगे तो वहाँ पर धैर्यता बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
और चूंकि अगर आपने धैर्यता नहीं बनाई तो आपके लिए चीजें जो है क्रिटिकल होती जाएंगी। तो हम लोगों ने धैर्यता बनाई और पूरी तरीके से तैयारी की। सौरभ भैया ने पूरा मेहनत किया और मेहनत करने के उपरांत जो आज परिश्रम का फल जो आज आया है इस विश्वविद्यालय के लिए, विश्वविद्यालय के हितों के लिए जो निर्णय आया है, जो रिपोर्ट आई है, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। और विश्वविद्यालय के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी कुल सचिव के नाम पर नामजद एफआईआर हुई है। अच्छा, यहाँ कुल सचिव जी के ऊपर एफआईआर हो गया है। जी, एफआईआर हुआ है। अच्छा सर, यहाँ काफी इशू देखा जा रहा है, जैसे बच्चों का एडमिशन क्लास चल रहा है, नाम काट दिया जाता है, उनको दोबारा घर भेज दिया जाता है। ऐसे भी कई इशू चल रहा है, एडमिशन में लेट होना, मार्क्स ना आना। और इशू अभी एक और आया था कि जो हॉस्पिटल में किसी जो पेशेंट थे उससे सफाई किया जाता है, तो इसका क्या कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मैं हॉस्पिटल के विषय में बात करूंगा, कायाकल्प योजना, वो सर क्या मैटर था हॉस्पिटल का? हॉस्पिटल का मामला अगर आप सफाई वाले में जाएंगे तो सफाई वाले में 5 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ है। और ये दिनांक जो है 15/11/2024 का मामला है, जहां पर एक छात्रा है, सोशल साइंस फैकल्टी के छात्र हैं, सॉरी, तो उनकी दीदी की बच्ची है जो टीबी जैसे गंभीर बीमारी से ग्रसित है और वो जो है एडमिट थी। तो उनके परिजनों से साफ सफाई कराई गई है। ये मामला आया और इस मामले को मैंने आदरणीय उच्च अधिकारियों के संज्ञान में डाला। उन्होंने कार्रवाई भी की। कार्रवाई से जो है जो जूनियर रेजिडेंट चिकित्सक हैं वो जो है भड़कने के बाद जो है तरह तरह की चीजें अब निकल के सामने आ रही हैं, जैसे कि मरीज को डिस्चार्ज कर देना और मोबाइल लेकर के प्रतिबंधित कर रहे हैं कि आप मोबाइल फोन लेकर के नहीं जा सकते। तो इसके लिए भी हमारी तैयारियां हैं कि हम भी अब चिकित्सा अधीक्षक को जो है इस पर पत्र लिखें और माननीय आदरणीय निदेशक जी को जो है पत्र लिखें। और पत्र लिखने के उपरांत जो है इस पर एक कमेटी प्रॉपर्ली गठित हो। और चूंकि मेरे पास साक्ष्य है, एविडेंस है, सब कुछ है, अगर विश्वविद्यालय इस पर एक्शन नहीं लेता है तो डेफिनेटली मैं ये दावे के साथ गारंटी लेता हूँ कि मैं जो है भारतीय चिकित्सा परिषद, मानव अधिकार आयोग, मेरी पूरी तैयारी है, मैं वहां पत्र लिखूंगा और कहीं ना कहीं ये समाज के लिए, चूंकि ये लोकहित का मामला है, मैं इस पर जो है चुप नहीं बैठूंगा, आवाज उठाऊंगा। तो सर जैसे मान लीजिए आप यहाँ लॉ किए हैं, कोई आप कई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर किसी को कानूनी सहायता चाहिए होगा तो आप प्रोवाइड करेंगे कि नहीं? डेफिनेटली मिल भी रही है। अभी एमडीएमएस का मामला है, एडमिशन से संबंधित है, इंटरनल कोटा था जिसको जो है विश्वविद्यालय ने यह कहकर समाप्त कर दिया कि ये लोग जो है ले चुके हैं, चूंकि उनका प्रकरण जो है काफी बड़ा है। और मैं ये कहूंगा कि 2017 बैच के छात्र हैं, 17-23 बैच के, उस पर अब नियम है, वो जो है उनकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो जो है आयुष मिनिस्ट्री से होती है। और ये जो है देश के जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और जिस पर जो है तो इस पर एडमिशन की जो प्रोसेस है, तो इसमें आपका जो है 1 साल का जो बीएचयू का इंटरनल कोटा है वो 50% का है। सबसे पहले ये समझिए। अब बीएचयू में सीट कितनी है ये भी आपको समझना जरूरी है, नहीं तो आपको ये मुद्दा जो है आपका माइंड से बाहर चला जाएगा। तो इस पर जो है एमडीएमएस में टोटल मिलाकर के विश्वविद्यालय आयुर्वेद संकाय में 50 सीट है, 50% इंटरनल कोटा है। इस बिहाफ पे जो है आपकी 25 सीट जो है आरक्षित कोटा है बीएचयू के छात्रों के लिए। अब जो इनकी नियमावली कहती है कि ये जो है 1 साल केवल जो है इस कोटे का लाभ देना चाहते हैं। आज जो 2018 और 24 बैच के छात्र हैं, इनकी जो नियमावली कहती है कि इनकी इंटर्नशिप जो है जुलाई के पहले हो जानी चाहिए। चूंकि 2018 से 24 के बीच में आप जान ही रहे हैं, पूरे देश को पता है, पूरे छात्रों को पता है कि कोविड-19 आ गया था, जिसके चलते जो है सेशन लेट हुआ और 2024 18-24 बैच के छात्र जो एलिजिबल नहीं हुए। परिणाम स्वरूप जो है 2017 वालों ने कई पत्र लिखे वीसी को, डायरेक्टर को, जिनको जिनको लिखना चाहिए, आयुष मिनिस्ट्री को, हेल्थ हेल्थ मिनिस्टर को। तो सभी जगह उन्होंने पत्राचार किया, जिसका जो है उनको जो है कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। और लास्ट में चीजें ये हुई कि इन लोगों ने जो है कोटे को जो है ओपन कर दिया, ओपन सीट कर दिया। और अब चीजें यहाँ पर हमने जो है इसको जो है 17/10 को जो याचिका दाखिल की है माननीय न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। और आज चीजें ये हैं कि हमने इनकी पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया को, प्रोसेस को ही चैलेंज कर दिया है।
अब वो न्यायालय के आदेश का इंतजार है और 18 तारीख को कल ही इसकी सुनवाई भी है। तो अच्छा सर, देखा जाए जैसे बीएचयू में कोई स्टूडेंट यूनियन ना होने के कारण, जैसे अभी आप ये मैटर बताए, और वहाँ का साफ सफाई का हो गया, स्टाफ का हो गया, और स्टूडेंट का एडमिशन कैंसिल हो जाए, क्या स्टूडेंट यूनियन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बीएचयू में? स्टूडेंट का हनन हो जाए तो कोई बोलने वाला नहीं रहता है। देखिए, यूनियन बनाने से होता है। अभी भी विश्वविद्यालय में मैं समझता हूँ 30,000 छात्र पढ़ रहा है, और विश्वविद्यालय में जिस दिन 30,000 छात्र, आप देखे आईआईटी वाला देख लीजिए प्रकरण। आईआईटी में अगर आप सुने होंगे, दीवार उठने वाली थी और विश्वविद्यालय के प्रत्येक हॉस्टल से बच्चे निकले और विश्वविद्यालय को झुकना पड़ा बच्चों के सामने और अपने आदेश को वापस लेना पड़ा, और परिणाम ये निकला जो है कि दीवार नहीं उठी, पर अभी हम देख रहे हैं कि वेरिकेटिंग, जो स्थायी वेरिकेटिंग हो रही है धीरे धीरे, और विश्वविद्यालय के छात्र चुप हैं। इस पर कहीं ना कहीं आगे आना चाहिए, नहीं तो अभी तो वेरिकेटिंग हो रही है, कल के दिन दीवार भी उठ जाएगी। तो दोस्तों, आपने अभी देखा, हम संतोष त्रिपाठी जी का इंटरव्यू ले रहे थे, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से लॉ किए हैं और इस टाइम कई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। वर्तमान समय में इलाहाबाद हाई कोर्ट में इनकी प्रैक्टिस चल रही है। और आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद दोस्तों।